हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। परसों की वीडियो में हमने सरफयासी एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 और आईबीपी कवर कर लिया था। ठीक है। कल की वीडियो में हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, डीआईसीजीसी एक्ट 1961, पीसीए फ्रेमवर्क 2002 कवर कर लिया। ये तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन लोगों ने ये कल की वीडियो नहीं देखी है, जो अभी मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो ऑफकोर्स उन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी होगी, तो कल की वीडियो देख के आए। प्लस जो मेरे चैनल के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, वो भी, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा अगर वो कल की वीडियो नहीं देखे, बिकॉज ये सारा एक सीरीज़ में पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक को अच्छे से समझने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बासल 3 नॉर्म से। ठीक है। सो दिस इज अबाउट बासल 3 नॉर्म्स। हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो बासल 3 नॉर्म्स जो है, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है हमारा। कहाँ पे? ये हमें पड़ता है बासल, स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे एक बैंक है। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, या मतलब इंटरनेशनल लेवल पे है, जिसमें टोटल 60 कंट्रीज़, कहीं ना कहीं 60 कंट्रीज़ की मदद से, 60 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक की मदद से, जैसे हमारे इंडिया का आरबीआई है, वैसे ही 60 कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक की मदद से ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बनाया गया है। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया, बासल, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स आ जाता है। ठीक है। इसकी जो कमेटी है, जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जितने भी बैंक्स है वहाँ की सुपरविजन करने के लिए कुछ नॉर्म्स रखते हैं, उसी बेसिस पे ये कुछ नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए थर्ड है। पर थोड़ा बहुत अगर आपको मैं बताना चाहूँ, 1988 में फर्स्ट लाया गया था, 2004 में सेकेंड लाया गया था, एंड 2011 में ये जो लेटेस्ट 3 वाला नॉर्म है, ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द बेसिक्स ऑफ द बासल 3 नॉर्म्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं बासल 3 नॉर्म्स एक्चुअली है क्या है, और इंडिया में इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था इन कंपैरिजन टू बासल 3 नॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो इंडिया में इसको 2013 में कहीं ना कहीं आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और कहीं ना कहीं इसकी फेज मैनर में इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि डायरेक्ट लगा दिए गए थे। उससे पहले बासल 2 नॉर्म्स ही चल रहे थे। इसमें क्या होता है कि हर एक बैंक को ज़रूरी है कि वो अपने RWA कैलकुलेट करे। RWA इज रिस्क वेटेड एसेट्स। मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स वो होते हैं, मतलब जिसका थोड़ा सा रिस्क रहता है कि वो जो है कहीं ना कहीं आगे वाले टाइम में वो एनपीए बन जाएगा। ठीक है। तो बैंकों को सबसे पहले दैट इज बासल 3 नॉर्म्स में ये ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने रिस्क वेट एसेट्स जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करे कितने हैं। ठीक है। और ये वाले जो रिस्क वेट एसेट्स रहेंगे किसमें? कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है। कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वहाँ के जो भी रिस्क वेट एसेट्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बैंक को कुछ चीज़ें पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अपने पास रखनी पड़ेंगी। जैसे हम पढ़ते थे ना, अगर आपको याद होगा, जो ये वीडियो मतलब ये सीरीज पहले से देख रहा है उसको याद होगा, जो हम CRR SLR टाइप हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं आरबीआई का वही होता है। तो वैसे ये बासल 3 नॉर्म्स है, पर ये इंटरनेशनल लेवल के थ्रू आए हुए हैं। ठीक है। तो अब ये इंटरनेशनल है, तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टेट लिस्ट में भी होगा तो सेंटर के पास ये पावर्स है, सबको पता होगा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के हिसाब से। तो जो यूनियन है, जो सेंटर है, वो स्टेट लिस्ट के लिए कोई भी ऑर्डर निकाल सकती है अगर स्टेट लिस्ट में कोई है चीज़, कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, क्योंकि वो अगर इंटरनेशनल ट्रीटी से हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे बैंक्स में पाबंदी लगा देता है आरबीआई कि आपको ये चीज़ फॉलो करना है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब अगर ये रिस्क वेट एसेट्स को कैलकुलेट किस हिसाब से क्या क्या करना है, उसके लिए जो तरीका है वो बहुत लेंथी है, पर हम इतना डीप नहीं जाएंगे, मैं आपको हल्का हल्का सा बताऊंगा। एक होता है CRAR। CRAR होता है कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट्स रेशो। ठीक है। CRR क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। तो अगर ये 9% होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर ये मतलब आरबीआई ने ये लिमिट रखी है कि अगर आपके ये 9%, ना आरबीआई नहीं, हम बोलेंगे कि बासल 3 नॉर्म्स में ये लिमिट रखी है कि अगर आपका रिस्क वेट एसेट जो है, क्या, कैपिटल टू रिस्क वेट रेशो, मतलब जितना तुम्हारे पास पैसा है, टोटल देखो कैपिटल कितना है और रिस्क वेट रेशो, ऐसे आपको समझ आएगा। कैपिटल लाइक एग्जांपल के तौर पे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी की वैल्यू 50 लाख रुपए, कंपनी मतलब बैंक की वैल्यू 50 लाख रुपए, और कहीं ना कहीं जो आपका लोन में स्कैम हो चुका है वो है 5 लाख रुपए, तो रेशो कितना हो गया? 10%। तो आप भैया आ गए
बासल 3 के झंझट में, अब आरबीआई लगाएगा तुम पे सैंक्शन अच्छे खासे, ठीक है। तो ये रहता है कि आरबीआई ने ये लिमिट सेट करी गई है 9% या उससे ज़्यादा होगा। अगर तो ऐसा हो जाता है तो कुछ चीज़ें आरबीआई बोलता करने के लिए, क्या चीज़ें कहता है आरबीआई करने के लिए, उसमें आएगा सीसीबी, उसमें आ जाएगा ट्रिपल सीबी, उसमें आ जाएगा एनएफएसआर, उसमें आ जाएगा एलसीआर, एचक्यूएलए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएगी, हम ये सारी नहीं पढ़ेंगे और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है भी नहीं। दैट ये हो जाता है कैपिटल कन्वर्जन बफर हो जाता है, ये हो जाता है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर हो जाता है, ठीक है। एनएफएसआर के बाद नेट स्टेबल फंडिंग रेशो हो जाएगा, एलसीआर क्या हो जाए, लिक्विडिटी कवरेज रेशो हो जाए। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इतना डीप जाने के लिए, ठीक है। अगर आप बोलते हो ये सिंपल है कैपिटल कन्वर्जन बफर, कहीं ना कहीं आपको जितना भी आपका ऐसा सीन हो रहा है तो आपको उस हिसाब से अपना बफर अमाउंट कुछ ना कुछ अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं इसके बैकअप में आपको और काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर रखना पड़ेगा। और ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती है, इसका ये तभी फॉर्म में लाई जाती है जब आरबीआई कहीं ना कहीं उसका बैंक को बोलेगी कि आपको ये भी करना है, जब आरबीआई को ज़्यादा डर लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं वो हम इतना डीप नहीं जाएंगे बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द बासल 3 नॉर्म्स, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ है वो ये है कि आपको रेशो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन बनाता है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एमसीक्यूज वही बनेगा, और मतलब आज तक कितनी बार जो है बासल नॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो दिस इज अबाउट द बासल 3 नॉर्म्स। होप सो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक। सबसे पहले रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें रिकैपिटलाइजेशन कब जरूरत पड़ती है, जब ऐसा हो जाए कि कोई भी बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है वो फॉलो करवाएगा आरबीआई, फिर उसके बाद बासल 3 नॉर्म फॉलो करवाएगा आरबीआई। अगर कहीं ना कहीं रिस्क वेट ऐसे उसके 9% ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, उसके लोन्स एनवीए वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने बॉन्ड्स या इक्विटीज़ वगैरह जो है मार्केट में निकालना पड़ेगा, नया कैपिटल लाना पड़ेगा, ठीक है। नया कैपिटल नई मनी लाएगा तो कहीं ना कहीं लोन में ज़्यादा घुमाएगा, इंटरेस्ट रेट आएगा, तो वो जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं पूरा कर सकता है। अब क्या होता है 2015 में कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाया गया था कि जो हमारा इतना ही नुकसान ऑलमोस्ट मतलब जितना बैंकों का हो पड़ा है, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की हम प्रॉपर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, फॉरेन बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स की बात नहीं कर रहे, उसको ऑलमोस्ट 2015 में एस्टिमेट लगाया गया था कि 1.8 लाख करोड़ चाहिए हो रहेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ चाहिए रहेगा। इतनी कैपिटल चाहिए रहेगी किसको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, अगर वो बासल नॉर्म्स के उनको कंप्लाई करना है, कंप्लाई मतलब उसके हिसाब से चलना है, तो इस हिसाब से कैपिटल चाहिए होगा। तो क्या किया जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने ये इंद्रधनुष प्लान कहते हैं इसको हम, ये इंद्रधनुष प्लान जो है ये स्टार्ट करा। इसमें बोला कि हम रिकैपिटलाइजेशन बैंक पीएसबीज की करेंगे, मतलब वही हमारा ही जो हम क्या बोलते हैं इनकम टैक्स देते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हम कुछ भी देते हैं, वही हमारा पैसा लेके जो लोग इंडिया से भाग जाते हैं उन लोगों के लिए रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट करती है। और ये चीज़ें हालांकि पुरानी गवर्नमेंट से नहीं करा, इस गवर्नमेंट ने करा, चलो ठीक है, बट लेट इट भी, कहीं ना कहीं ये हमारे पैसे ही हैं, ठीक है, वो नुकसान करके गए, हमें झेलना पड़ रहा है इसको। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला कि हम 70 करोड़ जो है 70,000 करोड़ जो है वो रिकैपिटलाइजेशन करेंगे 2015 से 2018 के बीच में, ये हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था। इसी हिसाब से पर 2017 में आते आते ये जो ऑफ कोर्स ये जो 1.8 लाख करोड़ है, ठीक है, और ये 70,000 करोड़ तो पूरा कर नहीं दिया होगा, और ये जो 1.8 लाख करोड़ है इससे तो होने वाला नहीं, क्योंकि इतना फ्रॉड हो चुका है, अब क्या ही बोले। लोग तो जानबूझ के छोटे छोटे फ्रॉड भी कर लेते हैं, दिखाते हैं कि हमारा इनकम नहीं है। तो ये चीज़ें इंडिया में चलती रहती है, इसलिए हम लोग इतना मतलब हमारे पास इतना सोर्स है, मतलब चीज़ों का इतना सोर्स है हमारे पास, पर फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इतना ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं यही छोटे छोटे रीज़न है, ठीक है। यूएसए जैसी कंट्रीज़ में ऐसे फ्रॉड्स वगैरह नहीं होते, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ऐसे फ्रॉड्स नहीं होते। तो कहीं ना कहीं 2017 आते आते गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि 70,000 करोड़ से तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि कितना चाहिए 1.8 लाख करोड़ चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने सिंपल वही बोला कि हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स निकालेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड्स निकाले गए मार्केट में, ठीक है। उन बॉन्ड्स को बोला गया कि इनका ऑलमोस्ट वो मैच्योर होंगे 2028 से 2033 के बीच में, उस पर 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा,
और ये ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, कि जैसे हम लोग किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये ट्रांसफरेबल नहीं होंगे और शेयर्स में भी हम इसको नहीं बदल सकते। तो आरबीआई ने रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए ये स्टेप उठाया, ठीक है। तो बस इसी हिसाब से गवर्नमेंट ने 2020 में 19-20 में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ ऑलमोस्ट जो रिकैपिटलाइजेशन में डाले। 2021 के बजट में भी बोला हम रिकैपिटलाइजेशन में पैसा डालेंगे। तो ये सीधे चलता रहता है, पर कहीं ना कहीं इससे मतलब दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमारा जो पैसे हैं वो बैंक अच्छे से काम नहीं करते, और हमारा हमारी जो मनी है, जो हम लोग टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, वो इन चीज़ों में चले जाते हैं। अगर यही सारी चीज़ें डेवलपमेंट पे लगे कहीं ना कहीं जाके, तो कितना डेवलप हो जाए हमारी कंट्री भी आगे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में आती है कभी कभार, बट लेट इट भी, अब जैसे चल रहा है ठीक है। तो होप्स आपको ये रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक समझ आ गया होगा। अब एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा था। देखो अब जैसे हम एग्जाम्पल विजय माल्या के लेंगे, नीरव मोदी के लेंगे, क्योंकि चोर है हमारी कंट्री के, ठीक है, ये चोर है। तो इन्हीं की एग्जाम्पल लेंगे हम। ये जैसे चोर है ना हमारी कंट्री के, अब ऐसे जैसे जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं इंडियन बैंक में आएंगे, ठीक है, 10,000 करोड़ का लोन लेके चले गए, भाग गए। उसके बाद जाएंगे यूएस में, वहाँ बोलेंगे हाँ हम बहुत बड़े बिल्डर हैं, हमारे पास देखो इतना कैपिटल पड़ा हुआ है, क्योंकि पड़ा होता है इनके पास। ये विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, डिफॉल्ट करते हैं और भाग जाते हैं। तो यूएस में जाकर भी कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ का लोन ले लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में वो फ्रॉड करके गए हैं, यूएस में भी लोन उठा रहे हैं। अगर यूएस में वो लोन नहीं भी करेंगे, क्योंकि यूएस जो है भाई पेल दिया जाएगा यूएस के द्वारा उनको। पर कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो वो दूसरी कंट्री में भी जाके आराम से लोन ले पा रहा था, ठीक है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया था LEI का, G20 के द्वारा और FSB के द्वारा। FSB क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक दो टॉपिक्स के बाद। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया कि हम लोग 20 डिजिट का, 20 कोड का हम लोग ये न्यूमेरिक नंबर जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक रहेगा, मतलब ABC, जैसा ABC 1 2 3 ऐसा करके रहेगा 20 डिजिट का। तो इसी हिसाब से फिर आरबीआई ने ऑर्डर किया कि हम जितने भी हमारे कॉर्पोरेट बायर्स हैं जो कि 100 करोड़ है उससे ज़्यादा मतलब बैंक लोन लेते हैं। हालांकि इसकी लिमिट ऐसा ऐसा कम करती गई, क्योंकि पहले जो सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले, उनको ये कोड दिया गया, और ये जो कोड रहेगा ये तो इंडिया डाटा में रहेगा ही रहेगा, ये फॉरेन कंट्रीज के डाटा में भी रहेगा। और अगर फॉरेन कंट्री का आके इंडिया में कोई लोन लेता है तो उसका डाटा भी हमारे पास एक ही जगह पे सारा क्लियर हो जाएगा कि उसने USA या जापान में कहीं पे अगर लोन लिया। वैसे ही इंडिया वाला अगर कहीं बाहर लोन लेने जाएगा वो LEI नंबर से पता चल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फेज मैनर में स्टार्ट किया गया था। पहले 1000 करोड़ वालों से स्टार्ट किया था, जो 1000 करोड़ से ज़्यादा लोन लेते हैं। ऐसा ऐसा करके 500 करोड़, ऐसा ऐसा 100 करोड़ तक आ गई होगी RBI अभी तक। तो ये थोड़ा बहुत मेरे को आपको बताना था कि लीगल आइडेंटिफायर नंबर करके कुछ एग्जिस्ट करता है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आज के डिस्कशन को इधर ही खत्म कर देंगे। दैट इज DSIB। अब देखो सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। मैंने इसलिए आपको ये टॉपिक भी अभी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये इसके कनेक्शन में ही है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। दिमाग में देख के इसको यही आ रहा होगा कहीं ना कहीं, जो हमारे कंट्री की इकॉनमी के लिए जो इंपॉर्टेंट बैंक्स रहते होंगे उनके लिए फ्रेमवर्क चालू करा गया होगा। 2010 में इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। 2010 में इसका इंट्रोडक्शन किया गया था और कंट्रीज को बोला गया कि आप अपने सबसे पहले आपकी कंट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनका आप ये चीज़ करो, DSIBs करो, कि उसमें से जो डोमेस्टिकली मतलब जो ऐसे इंपॉर्टेंट बैंक्स है कि अगर वो फ्रॉड हो जाए उस बैंक्स में तो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री की इकॉनमी हिल जाए। तो इस तरह से RBI ने भी बोला, ठीक है, कोई कंट्री, हमारे कंट्री इंडिया में अगर कोई बैंक ऐसा है जो मतलब अगर वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, तो पूरा इंडिया की इकॉनमी हिल जाएगी। तो उन बैंक्स को DSIBs कैटेगरी में रखना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो उनके हिसाब से कुछ ऐसा रखा गया कि आपको एडिशनल रिस्क वेट एसेट्स रखने पड़ेंगे। आपको रिस्क वेट एसेट्स के हिसाब से आपको मतलब बैकअप में कुछ रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डीपली इतना नहीं जाना है। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी SBI, ICICI और HDFC, यही 3 बैंक्स को DSIBs में रखा गया है। हालांकि अभी और भी क्या पता इंट्रोडक्शन और भी बैंक्स का क्या पता हो गया, अभी तक मुझे इतना ही पता है। तो दिस इज़ अबाउट द DSIB। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
मैंने ट्राई करा, छोटे टॉपिक्स भी जो दो तीन हैं, सिंगल लाइनर्स ही है, बट एमसीक्यू बन सकता है मोस्टली इनके लिए भी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। देन एक रिक्वेस्ट रहेगा, पुरानी वीडियो सब देख के आना। और अगर जैसे ये वीडियो नंबर एग्जाम्पल के तौर पे 15 नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे 15 नंबर है, तो आपको सबसे पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट जो मिलेगी उसमें 14 वीडियो रहेगी, सबसे लास्ट में और पहली वीडियो फर्स्ट रहेगी। तो आप इस हिसाब से पूरी सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, नंबर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में उसके रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर अभी तक आप जुड़े हुए हो तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।